सर बोर्ड कंप्लीट नहीं आ रहा। Enthalpy of combustion of carbon, hydrogen and CH4. Enthalpies of combustion of carbon, hydrogen and CH4 are X1, X2 and X3 respectively. Find enthalpy of formation of CH4. थ्री कंपाउंड्स की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी हैं और CH4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। सो आपको पहले जो दिया है उसकी इक्वेशन लिखो। मैंने x1, x2, x3 के टर्म्स में इसलिए लिखा है कि बस आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे है। तो कंबशन लिखेंगे पहले हम लोग। कार्बन का कंबशन C+O2 से CO2, राइट। इसकी एंथैल्पी x1 है। अभी मैं इसको डेल्टा H1 मान लेता हूँ। ये कंबशन है कार्बन का। कंबशन क्या होता है? किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन से बर्न करना, एक मोल सब्सटेंस को। ये कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है। फिर H2 को कंबशन है तो H2 गैस प्लस O2 एंड H2O। इसकी एंथैल्पी डेल्टा H2 मान ली मैंने। जिस सब्सटेंस को बर्न करना है उसका एक मोल, बैलेंस करने के लिए फिर ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? हाफ मोल। एंड देन एंथैल्पी ऑफ CH4 गिवन है तो CH4 प्लस O2। CH4 में एक कार्बन है तो CO2 बन गया और 4 हाइड्रोजन से 2H2 बन गया लिक्विड। दिस इज गैस। ठीक है। 2 + 2 4, यहाँ 2H2 गैस। देखो तीनों कंपाउंड के मैंने कंबशन लिख लिया और जो हमसे पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, अब उसको लिखते हैं। तो फॉर्मेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब एलिमेंट से उसकी स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट में। ठीक है। तो देखो CH4 फॉर्म करना है, एलिमेंट क्या यूज किए जाएंगे? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन ग्रेफाइट यानी कार्बन सॉलिड जो कि ग्रेफाइट होगा और 2H2 गैस। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 है। इसकी एंथैल्पी डेल्टा H3 मान ली और इसकी एंथैल्पी हमने डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मान लिया। इस इक्वेशन की एंथैल्पी हमको निकालनी है और इन 3 इक्वेशंस की एंथैल्पी हमको गिवन है। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि 3 मैथ्स की इक्वेशन है और 4th मैथ्स की इक्वेशन निकालनी है विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशन। कैसे सॉल्व करें इसको? तो देखो ध्यान से, इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना पड़ता है। देखो जिस इक्वेशन के लिए हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है, मींस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, उस इक्वेशन में एलिमेंट देखो कि कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है। कार्बन लेफ्ट में है और इस इक्वेशन में भी कार्बन लेफ्ट में है। H2 गैस लेफ्ट में है, यहाँ भी H2 गैस लेफ्ट में है। तो बस इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। लेकिन H2 कितने हैं? 2। तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
और जब किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी इंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों? इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और CH4 आपको राइट में लेके आना है, और इस रिएक्शन में CH4 लेफ्ट में है, हमको राइट में चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, या यूँ कहो कि इसको माइनस करना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, और कुछ नहीं देखना है आपको। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दो। फर्स्ट इक्वेशन इंटू 2, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दो। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड इक्वेशन को सेपरेट कर दो। ये हमने बस इस इक्वेशन से आइड लगा लिया, और कुछ नहीं करना होता। देखो जब ऐसा हम करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो मीन्स इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन को आपने सेकेंड में ऐड किया है 2 से मल्टीप्लाई करके, और थर्ड इक्वेशन को सेपरेट करना पड़ेगा। क्यों सेपरेट करना पड़ेगा? क्योंकि इसको रिवर्स करना है, CH4 को राइट में लेके आना है इस इक्वेशन में। तो 1 मोल है, तो 1 मोल है तो और कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस सेपरेट कर दो, तो माइनस डेल्टा H3, और इनकी वैल्यू पुट कर दो। जब इनकी वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा H1 कितना हो गया? x1, ये 2x2 एंड माइनस x3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बट कंसेप्ट सिंपल है। बच्चों आया समझ में? यस सर। यस सर। सर अभी रेज मत करना। ओके ओके। सर आपकी वीडियो स्पॉटलाइट कर लो, दिखाई नहीं दे रहा। यस सर हो गया ओके कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2Cl2 and HCl are 104, 58 and 103 respectively. Calculate enthalpy of formation of HCl. बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है इस बार, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है बच्चों HCl का। तो पहले HCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे। तो कोई बता सकता है कि HCl को कैसे फॉर्म करेंगे, क्या होगी केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ HCl? तो
जिसको फॉर्म करते हैं उसे कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल। 1 मोल और इसको फॉर्म half H2 plus half Cl2. वेरी गुड। सो हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl हो गया। HCl को भी गैस लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बॉन्ड इंथैल्पी गिवन है, तो कल मैंने सिखाया था आपको कि हाउ विल यू राइट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। अंडरस्टूड? अब देखो इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि 1 मोल HCl फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन में जो टोटल इंथैल्पी चेंज होगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी होगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। क्यों ऐसे लिख रहा हूं मैं? क्योंकि 1 मोल प्रोडक्ट है ना, अगर 1 मोल प्रोडक्ट बनता है तो जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी कैसे लिखेंगे? हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, कल बताया था मैंने, प्लस हाफ यस सर बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड। HCl हाँ, मैंने कल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में समझाया था कि बॉन्ड एनर्जी फॉर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज पॉजिटिव। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो पॉजिटिव लिया। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो पॉजिटिव लिया। और जब जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें एनर्जी रिलीज होती है तो इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा उसका? नेगेटिव। जब बॉन्ड बनता है तो इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है। अब इनके डेटा पुट कर दो। सो हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, कहाँ पर HH बॉन्ड है? ये कितना है? 104। तो हाफ इंटू 104 प्लस हाफ इंटू CCl की बॉन्ड एनर्जी क्या है? 58 माइनस HCl कितनी है? 103। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जो इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी आंसर। चेक करो एक बार आंसर इसका। सर -22 -22. बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, -22 ही आ रहा है आंसर। इट विल बी -22। ओके क्वेश्चन 3 गिवन है हाफ H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस चेंज इनटू OH। इसकी एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H x1। सेकेंड रिएक्शन है H2 गैस से 2H गैस, इसकी एंथैल्पी चेंज है x2। और थर्ड रिएक्शन है O2 गैस से 2O, इसकी एंथैल्पी चेंज है x3।
कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालना है। इतना सा डेटा आपको गिवन है। इतना सा क्या मतलब 3 इक्वेशन गिवन है। तो क्या होगी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। वैसे फर्स्ट रिएक्शन जानते हो क्या बच्चे शो कर रही है? फर्स्ट रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH भी शो कर रही है। सेकेंड रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH है और थर्ड रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 है। अगर H2 से 2H बन जाए तो इसका मतलब क्या है? H2 का बॉन्ड टूट गया ना। O2 से 2O बन जाए मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। अंडरस्टूड। और ये सेकेंड रिएक्शन एंथैल्पी और एटमाइजेशन भी है क्योंकि एटम भी बन रहा है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। एंथैल्पी की इक्वेशन कैसे लिखी जाती हैं, क्या मतलब है इनका। कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। अब अगर बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड पूछ रहा है इन 3 इक्वेशन से तो कैसे क्या करें? तो पहले देखो OH की बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। टेल मी। कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड पूछा बच्चों, कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को? OH चेंज इनटू H प्लस O। ये हो सकती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड इसको ब्रेक करने के लिए, और H प्लस O से OH ये भी हो सकती है OH की बॉन्ड एनर्जी। बस अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज या अब्जॉर्ब? रिलीज। Yes, sir. और पहले में क्या होगी एनर्जी? एब्जॉर्ब। लेकिन दोनों, Absorb. हाँ दोनों रिएक्शन जो है वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है। अब आप देख लो आपके लिए सिंपल क्या पड़ता है, कैसे क्या करें। ये इक्वेशन लेके आनी, दोनों में से एक कोई इक्वेशन लेके आनी है और आपके पास 3 इक्वेशन है। क्या करोगे? आप मुझे ये बताओ कि मैं कौन सी इक्वेशन लेके आऊँ, फर्स्ट वाली या सेकेंड वाली? मतलब बॉन्ड एनर्जी OH को बॉन्ड ब्रेक करने की इक्वेशन लेके आऊँ या फॉर्मेशन के लेके आऊँ? बताओ पहले आप। Sir, formation. मतलब ये इक्वेशन लेके आऊँ, ये वाली ना? यस सर। हाँ Yes, sir. ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं इसको लेके आता हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि दोनों ही बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन H प्लस O से OH, H प्लस O से OH, ये इक्वेशन कैसे आएगी गिवन इक्वेशन से? इसकी एंथैल्पी में डेल्टा H मान लेता हूँ बस। जो इसकी एंथैल्पी होगी वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH भी होगी। अच्छा बताओ बच्चों, क्या ये रिएक्शन है, क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH तब रिप्रेजेंट करता है जब यहाँ पे मैं हाफ H2 हाफ O2 करता है ना। एलिमेंट की स्टेबल स्टेट से बनाते हैं ना इसको। तो देखो क्या कर सकते हो आप, क्या करो कि हमको लेफ्ट में H लेके आना है और O लेके आना है। यहाँ पे राइट में H है और राइट में O है, तो इन दोनों इक्वेशन को रिवर्स कर दो। जब इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो एंथैल्पी भी रिवर्स, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, मैं इक्वेशन रिवर्स कर रहा हूँ क्योंकि हमको H और O लेफ्ट में लेके आना। देखो रिवर्स करूँगा बच्चों, मैं इसी को रब करके लिख रहा हूँ इसी इक्वेशन को। तो मैंने देखो इसको रिवर्स अब करेंगे तो ये बन जाएगा 2H
और इधर क्या आ जाएगा, H2 रिवर्स हो गया। तो इंथैल्पी भी क्या होगा इसकी, माइनस। minus X2 हाँ, लेकिन हमको एच तो एक लेके आना है, तो इस इक्वेशन को दो से क्या करना पड़ेगा, divide डिवाइड। जब दो से डिवाइड करोगे तो ये एच बचा और ये हाफ एच टू हो गया, ये भी क्या क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई टू। इसको देखो, इसको भी रिवर्स करना है, तो टू ओ से मैंने क्या कर दिया, ओ टू कर दिया, तो एंथैल्पी का साइन चेंज हो गया, प्लस होता तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और फिर एक ओ चाहिए, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, हाफ से डिवाइड कर दिया, सॉरी दो से डिवाइड कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू बाई टू। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन है और हमको ये लेके आनी है। देखो ओ एच राइट में लेके आना है, ओ एच राइट में है, और ये दो इक्वेशन में एच, अच्छा यहाँ पे सिर्फ ओ होगा बच्चों, ठीक है। सो ये एच है, ये ओ है, एच ओ लेके आना इधर लेफ्ट में, ये लेफ्ट में क्या करो, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे बच्चों, क्या बताओ बच्चों क्या आएगा आपका, इन तीनों को ऐड करोगे तो एक बार ट्राई करके देखो जल्दी से। सर कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करना है। और देखो ध्यान से, बस आपको सोचना है कि ये थर्ड इक्वेशन आई कैसी है, बहुत ज़्यादा ऐड करके देखना नहीं है बच्चों। जब इनको ऐड करोगे, मुझे इतना बताओ पहले, जब इनको ऐड करोगे तो इसमें हाफ एच टू लेफ्ट में है, इसमें हाफ एच टू राइट में है, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगी, बताओ पहले। यस सर इसमें हाफ ओ टू राइट में है, इसमें हाफ ओ टू लेफ्ट में, ये भी कैंसिल नहीं हो जाएंगे। बताओ क्या बचा, HNO एच प्लस ओ से क्या बचेगा, प्लस ओ H एच, प्लस O एच प्लस ओ से ओ एच बचेगा ना सिर्फ। यस सर तो आपने क्या किया, बस जो आपने किया वो इसकी हेल्प हो जाएगी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच वन, इसको वन टू थ्री, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, कर दिया आंसर। ये एक्स वन हो गया माइनस एक्स टू बाई टू हो गया माइनस एक्स थ्री बाई थ्री हो गया, बस ये आंसर हो गया। थोड़ा सा शुरू में लगता है पैनिक कि कैसे करें, कैसे इक्वेशन लेके आए, लेकिन ये बस सोचना होता है कि जो लेफ्ट में लेके आना है, कितने एटम्स है उसके अकॉर्डिंग अपना डिवाइड मल्टीप्लाई या जो भी करना है कर सकते हो आप। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दे कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड एक्सेट्रा। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा सॉरी एच टू गैस प्लस Cl2 गैस चेंज इनटू 2HCl गैस, इसके लिए डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में क्या रिलेशन होगा, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो किसी को याद है डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन क्या बताया था मैंने, डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन
या हीट चेंज ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा यू क्या है, हीट चेंज ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है इनके बीच में रिलेशन? Sir, delta H is equals to delta U plus N RT. डेल्टा एन जी आर टी, राइट। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये इक्वेशन होती है। और ये मैंने ड्राइव करके बताया था बच्चों आप लोगों को, इस इक्वेशन से आई थी इक्वेशन, ये डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी से हम लोगों ने पी वी इक्वल टू एन आर टी में, एन आर टी से पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी लिख दिया था, जहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, Minus number of moles of gaseous reactant. हाँ, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। देखो इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन जी क्या होगा बताओ, गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, Sir, 2. 2, वेरी गुड। गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, Sir, 2. 2 2। तो 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0। तो क्या हुआ, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा is यू। equals to delta U. इसका क्या मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज या किसी केमिकल रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ डेल्टा एन जी उसका क्या आ जाए, 0। 0. बस ये है। इसके न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको अजीब से लगते होंगे, बट ये है कि बच्चों बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, और उसमें न्यूमेरिकल में सॉल्व बहुत करना पड़ता है। मैंने तो x1 x2 लेकर दे करके आपको कंसेप्ट बता दिया, बट उसमें कैसे डेटा दिए होगा तो बार बार सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा, यहाँ पर एक एक लॉ और पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका नाम है हेस लॉ। अब ये जो लॉ बता रहा हूँ ना बच्चों, इस पर हम लोग काम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं, बट इसको हमने पहले मेंशन नहीं किया, हेस लॉ क्या होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है, हेस लॉ। देखो ये क्या बताता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन आप ए से बी कराते हैं और इसके लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच जो है वो क्यू है, मतलब हीट इसमें रिलीज या एब्जॉर्ब क्या है, क्यू के बराबर है, एंथैल्पी चेंज इसकी क्यू है। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो एनर्जी रिलीज होती है और या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। So, बट एक स्टूडेंट ने इस रिएक्शन को सेवरल स्टेप में कराया। सेवरल स्टेप का मतलब पहले वो ए से सी फॉर्म किया उसने, और फिर सी से डी फॉर्म किया, देन फिर डी से ए फॉर्म, डी से बी फॉर्म किया। इस रिएक्शन को उसने 3 स्टेप में कराया। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि वो डायरेक्ट ए से बी ना जा करके पहले ए से सी गया, फिर सी से डी गया और फिर डी से बी चला गया। तो कितने कितने पाथ लिए उसने, एक स्टूडेंट ने ए से बी डायरेक्ट एक प्रोब बना दिया, दूसरे स्टूडेंट ने 3 पाथ लिए, ए से सी, सी से डी और डी से बी। इसकी एंथैल्पी चेंज जो है वो डेल्टा H1 है, इसकी एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है, इसकी एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 है। ये कुछ इस तरीके से कि अगर आप स्कूल से घर जा रहे हैं ऑफ होने के बाद,
तो एक पाथ जो बिल्कुल स्ट्रेट है आपके घर के जाने का, वो आप एक बच्चा उससे चला जा रहा है, बट दूसरा जो है उसका भी स्ट्रेट पाथ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, घूमते हुए जा रहा है, किसी शॉप से होते हुए, फ्रेंड से मिलते हुए, और फिर जाके घर पहुंचता है। तो जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, ना कि पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन दो बताए हैं, वर्क और हीट। ठीक है, तो कैसे करें? तो इंथैल्पी चेंज क्या दोनों में अलग होगा? द आंसर इज नो, इंथैल्पी चेंज विल बी सेम। जो थ्री रिएक्शन इसने, जो थ्री पाथ इसने चूज किए हैं, ए से सी, सी से डी और डी से बी, अब जरा इन तीनों इक्वेशन को ऐड करो और बताओ क्या आएगा। A से B. ए से बी आएगा ना, सी से सी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, और ए से बी आ गया। देखो, तो अगर रिजल्टेंट रिएक्शन वही है बट वो सेवरल स्टेप में हो रही है, तो एंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम। दैट मीन्स, क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि इन तीनों पाथ को ऐड कर दो तो फर्स्ट रिएक्शन आ जाएगी? करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट। तो आई कैन राइट डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। यही हेस लॉ है। ठीक है, और ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एंथैल्पी जो होती है वो स्टेट फंक्शन है। पहली बात तो जो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, मीन्स ए और बी पे डिपेंड करता है। अब ए से बी आप कैसे जाते हो, चाहे वो कई पाथ लेके जाओ, इट विल केवल डिपेंड करेगा फाइनल माइनस इनिशियल पे। दूसरा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यू कैन एडेड सब्ट्रैक्टेड एक्सेट्रा। अब देखो हेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। इफ अ केमिकल रिएक्शन carried out in one step or in several steps, the enthalpy change will remain same, या heat change will remain same। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हो गया, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, उसके बाद फिर आप में से कोई मुझे बताना मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ अ केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप्स, the enthalpy change will remain same। कौन रिपीट करेगा इसको? If a chemical reaction carried out in one step or several steps, the enthalpy change will remain same. दैट इज हेस लॉ। अब बच्चों, मैंने बताओ पहले, जो मैंने इसके पहले क्वेश्चंस कराए थे वो इसी पे बेस्ड तो थे क्वेश्चन। तीन इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन लेके आनी हो तो किसका एप्लीकेशन है? हेस लॉ का तो एप्लीकेशन है। अगर हमारे पास थ्री इक्वेशन है और हमको ए से बी लेके आना था, तो आपने क्या किया? तीनों को ऐड नहीं कर दिया? Yes, sir. ये हेस लॉ है। तो मैं अब स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा सर ने क्या बोला है। ठीक है ना, एक बच्चे ने एक्सप्लेन भी कर दिया। क्या बच्चों, आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. ओके, सो न्यूमेरिकल अभी और करेंगे। पहले मुझे एक क्वेश्चन और बताना, सॉरी एक बात और बताना। सी प्लस ओ टू से सी ओ टू, इसका डेल्टा एच जो है वो -393 है। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंबशन ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ये। Yes, sir. क्या ये इक्वेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी है? यस ना बच्चों, ये इंथैल्पी ऑफ Yes, फॉर्मेशन ऑफ sir. CO2 Yes, sir. ओके।
मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अच्छा कंबशन है देखो, तभी डेल्टा एस नेगेटिव दे रखा है -393, और एक्चुअल में कार्बन, 1 मोल कार्बन को कंबशन करने से ये इतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसमें, हाउ मच एनर्जी will be released when 10 ग्राम कार्बन बर्न। बताओ, ये क्वेश्चन गिवन है और पूछा है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर 10 ग्राम कार्बन बर्न हो, तो कैसे करोगे। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में भी आते हैं आपके। इसका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएगा और आपसे हो भी जाएगा, पर थोड़ा सा हो सकता है ना अच्छा लग रहा हो पढ़ने में ये सब न्यूमेरिकल, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट सारा कुछ। बस कल की क्लास में आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा और आपका सिलेबस बहुत जल्दी F1 के बराबर में ले आऊँगा। एनी स्टूडेंट बता सकता है कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 245। बेटा ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से दिया है तो मुझे आंसर नहीं पता, बट आपने सॉल्व कैसे किया है। सर जैसे 16 ग्राम कार्बन को बर्न करने में सर 393 एनर्जी रिलीज होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो इक्वेशन में ही इंफॉर्मेशन है। इक्वेशन में क्या हो रहा है, 1 मोल कार्बन बर्न हो रहा है तो हमको -393 एनर्जी रिलीज हो रही है, 393 किलो जूल। तो 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले रिएक्शन से जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। तो 12 ग्राम कार्बन के बर्न होने से 393 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज, इसलिए 10 ग्राम कार्बन से बर्न करने से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सर -393 डिवाइड बाई 12 इंटू 10। क्यों बच्चों, बस ऐसे कर देंगे क्या, डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, सिंपल था ना। यस सर, हो गया ये। हाँ, थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल को मतलब इस तरह मत लेना कि नहीं बड़े अजीब न्यूमेरिकल है, अच्छे से सॉल्व करना। मैंने इसमें एक वीडियो और है जिसमें न्यूमेरिकल इसमें कराए हैं कुछ और, तो वो भी सेंड कर दूंगा। ये हो गया। अब देखो इसी में दूसरा पार्ट पूछता हूँ, क्या ये पार्ट सभी बच्चों को क्लियर है। यस यस सर। कुछ बच्चे ही रिस्पॉन्स करते हैं बस, अदर स्टूडेंट पता नहीं कहीं मॉर्निंग अभी नींद तो नहीं ले रहे हैं। यस सर। अच्छा ठीक है, चलो पहला पार्ट हो गया। अब मैं दूसरा पार्ट देता हूँ इसी में। देखो, हाउ मच एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 88 ग्राम CO2, या मैं इसे लेता हूँ 80.5 ग्राम CO2 विल फॉर्म। ये क्वेश्चन अभी जेई एडवांस में आया था बच्चों। अब तो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि बच्चे आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि क्या गिवन है, कैसे स्टार्ट करना है। तो देखो पहले रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन देखो कि CO2 कितना बना है इस रिएक्शन में, 1 मोल है ना बच्चों। यस सर। और 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, 44। 44। कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, ये 44 आ गया ग्राम। तो सर आप -393/44 इंटू 8 0. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, 44 ग्राम 44 ग्राम CO2 इज फॉर्म्ड। जब 44 ग्राम CO2 फॉर्म होता है तो मैं लिखूंगा
-393 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो 80.5 ग्राम CO2 में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -393 डिवाइड बाई 44 इंटू 80.5। बस हो गया आंसर खत्म। इसको सॉल्व कर लो। एक तरीका और भी था कि मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर लेता, 80.5 को मोल में कन्वर्ट कर लेता और फिर बोलता कि 1 मोल CO2 बनने में 393 एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 80.5 ग्राम को जो मोल में कन्वर्ट किया तो उस उतने मोल से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। हो गया सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। Yes, sir. अब बच्चों मैं बात पूछूं आपसे कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं? तो बस वैसे तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बट एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बताता है कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगी। अच्छा, ये बताता क्या है? इसका एम क्या था? देखो, थर्मोडायनामिक्स तो आपको फिजिक्स में पढ़ना है। हमने तो थर्मोडायनामिक्स को बहुत कम पढ़ा है, थर्मोकेमिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ा है। और हमारे सिलेबस में थर्मोडायनामिक्स का एम क्या था? टू डिटरमाइन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी मतलब किसी रिएक्शन के होने की कंडीशन क्या है। या थर्मोडायनामिक्स हमें यह बताता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट या इसको ऐसे कहें कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एक्सेट्रा, जिससे कि रिएक्शन को फिजिबल किया जा सके। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है। सीधी बात में हम ऐसे कह सकते हैं, विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड विच रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। ये बताने के लिए, या स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस को ना बोल करके मैं इस तरह बोलूँगा कि थर्मोडायनामिक्स से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन किस कंडीशन पे फिजिबल है, बट ये नहीं बताता है कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, आप प्रोडक्ट को ज़्यादा कैसे बना सकते हो, और डायरेक्शन भी नहीं बताता है रिएक्शन की कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। ये इसके लिमिटेशंस हैं। मैं देखो बताता हूँ, अब तो जब इसके आगे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा इसकी लिमिटेशंस। सो दिस लॉ डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन about the direction in which energy is flow। इसका क्या मतलब है? सभी बच्चों को पता है कि अगर मैं ये दो सिस्टम कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर मान लो 50
किलो जूल, इसके पास हीट 50 किलो जूल है, या यहाँ पे टेम्परेचर 50 केल्विन है और यहाँ पे टेम्परेचर 10 केल्विन है, तो हीट किधर फ्लो होगी, 50 केल्विन से 10 केल्विन की तरफ या 10 केल्विन Yes, से sir. 50 केल्विन की तरफ? Sir, 50 to 10. 50 to 10. हाँ, दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सही बात है ना? बताओ। Yes, sir. हाँ, जैसे बच्चों एक रॉड लो, ये एक आयरन की रॉड है बच्चों, और इस रॉड को आप गर्म कर दो, हीट कर दो। तो जब इसको हीट करोगे, एक एंड को पकड़ के इसको हीट करोगे, क्या दूसरे एंड को आप बहुत देर तक पकड़ सकते हो? No, sir. क्यों? Sir, because एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे एंड की तरफ। हाँ, heat energy। हॉट एंड से कूल एंड की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होगी और हम हमारे हाथ जो है बहुत हमको टेम्परेचर फील होगा, हम रॉड को छोड़ देंगे। तो हम क्या सीख रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये सभी हम जानते हैं। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बता रही है कि एनर्जी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में क्यों ट्रांसफर हो रही है और लोअर से हाई में ट्रांसफर नहीं होती है। वी ऑल नो, बट क्यों नहीं होती है इसका कोई रीजन तो देना पड़ता है ना हर चीज़ में। साइंस का, साइंस तो फैक्ट पे चलती है, इसका क्या Yes. ये हाँ बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों नहीं हो रही है, क्या रीजन है इसका? तो वही देखो लिखा, दिस लॉ डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन इन विच एनर्जी इज फ्लो। अंडरस्टूड? पहली बात तो ये है, और केवल एक पॉइंट और बताऊंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि दिस लॉ डज नॉट डिटरमाइन एट व्हाट कंडीशन रिएक्शन विज कंप्लीट। रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, ये तो इन्फॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन कौन सी फिजिबल है, मतलब कौन सी होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए, बट ये नहीं बताता कि कब कंप्लीट होगी रिएक्शन। तो ये जो दोनों हमने लिमिटेशन बताई हैं, कोई स्टूडेंट इन दोनों लिमिटेशन को रिपीट कर सकता है? फिर जब मैं आगे बढ़ता हूँ। This law does not give any information about the direction in which energy is flowing, and this law does not determine at what condition reaction is completed. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसलिए अब एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में ये नहीं बताता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, या दिस लॉ डज नॉट गिव द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से ये एक्सप्लेन नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत बता देता है कि हाँ ये रिएक्शन इस कंडीशन में फिजिबल है, बट बहुत अच्छे से नहीं। तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा कल की क्लास में, वो स्टार्ट होगा फ्रॉम स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस